नमस्कार, मिशन 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सोचिए, अगर इस आम चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले, किसी गठबंधन को भी ना मिले, त्रिशंकु संसद की हालत में क्या होगा? यह एक ऐसा सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है। इसका एक जवाब यह भी है कि ऐसे हालात में राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी या फिर चुनाव पूर्व के सबसे बड़े गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है। हम ये बात इसलिए उठा रहे हैं कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने न सिर्फ अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया, बल्कि उन पुराने सहयोगियों को भी मनाने की कवायद शुरू कर दी है जो उससे नाराज हैं। इसके पीछे न सिर्फ लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है, बल्कि चुनाव के बाद की रणनीति भी है, जिसमें बीजेपी अपने एनडीए को सबसे बड़े चुनाव पूर्व गठबंधन के रूप में पेश करने की कोशिश में है। इसी सिलसिले में कल बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ अपने गठबंधन को अंतिम रूप दिया है। लोकसभा में 25 सीटों पर बीजेपी, 23 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी। ये महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, वहां 48 सीटें हैं। विधानसभा चुनाव में सीटें आधी आधी हो जाएंगी। जनता पार्टी और सेना की युति केवल एक राजनीतिक युति नहीं है, सिद्धांतों के आधार पर भी ये युति, राम मंदिर, देश की सुरक्षा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये सारे मुद्दों लेकर दोनों पार्टियों ने दशकों तक संघर्ष किया है और विजय भी प्राप्त करी है। कल पश्चिम तो आज दक्षिण, बीजेपी ने तमिलनाडु में भी सत्तारूढ़ एआईएडीएमके के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। इसमें एआईएडीएमके 25 सीटों पर लड़ेगी, पीएमके 7 सीटों पर होगी, बीजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटें डीएमडीके, पीटी और एनआर कांग्रेस को दी जाएंगी। आपको बताया कि इसमें पुडुचेरी की भी एक सीट शामिल है। वहां पर कुल 40 सीटें हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी को मिलाकर के, और वहां पर विधानसभा की 21 सीटों के उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। वहां पर एआईएडीएमके की अगुवाई में बीजेपी और तमाम पार्टियां चुनाव में मदद करेंगी एआईएडीएमके की। I am extremely delighted that today the AIADMK and the Bharatiya Janata Party have concluded very fruitful discussions, and we have agreed to contest the parliament elections both in Tamil Nadu and Puducherry, and the by-elections to 21 assembly seats together in alliance with each other and with our other friendly partners. इधर उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने अपने नाराज सहयोगियों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में शिवसेना की शिकायतें दूर हो गई हैं, तो लंबे समय से नाराज चल रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के साथ दिल्ली आए और अमित शाह से मिले। अपना दल की अनुप्रिया पटेल से भी बीजेपी नेतृत्व की बातचीत चल रही है। उधर पंजाब में अकाली दल को मना लिया गया है। वहां बीजेपी 3 और अकाली दल 10 सीटों के पुराने फार्मूले के हिसाब से ही चुनाव लड़ेंगे। बिहार में सीटों का बंटवारा हो चुका है। एनडीए अपनी पूरी ताकत 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की रैली में दिखाएगा। वहां सभी घटक दलों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। अभी एनडीए में 40 से भी अधिक पार्टियां शामिल हैं। ये विपक्ष के महागठबंधन के जवाब में बीजेपी का महागठबंधन है। तो कौन सा महागठबंधन असली है और कौन सा मिलावटी? कौन सा गठबंधन भारी पड़ेगा? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, और साथ ही मुंबई से शुभांगी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन अभी हम फिलहाल विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, जब मैंने पूछा सवाल तो आपके चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि खुद पीएम मोदी ने कुछ दिनों पहले जो विपक्ष का महागठबंधन बन रहा है उसको मिलावटी गठबंधन बताया था। तो विपक्ष ये सवाल भी पूछ रहा है कि आप 40 से ज्यादा पार्टियों को साथ लें तो आपका शुद्ध और हमारा मिलावटी, ऐसा क्यों? नहीं, वो अखिलेश आपको याद होगा ना, एक विज्ञापन आता था कि हमारी शर्ट ज्यादा सफेद है। हाँ। वो किसी साबुन का आता था। तो कुल मिला के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कहा था, लोकसभा में, कि ये मिलावटी जो है, मिलावट के रूप में महागठबंधन पेश किया जाए, महामिलावट उन्होंने इस्तेमाल किया था। अब बीजेपी उसी रास्ते पर चली है। उन्होंने अपने न सिर्फ पुराने सहयोगियों को मनाया है, बल्कि कुछ नए सहयोगी जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे एआईएडीएमके के साथ 2014 में उनका गठबंधन उस तरह से नहीं था, इस बार वो गठबंधन करके चुनाव मैदान में है। तो अब ये तय हो गया, बीजेपी ने मान लिया है कि जो उसने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि एक अकेला मोदी और उसके खिलाफ सारे,
तो अब वो नैरेटिव लगता चलने वाला नहीं है और उनको लग गया है कि ये चुनाव जो है सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के आधार पर लड़ा जाएगा। और जिसके विनोद जी, लेकिन 2014 में भी अगर हम देखें तो तब मोदी लहर की बात थी, तब देश का माहौल बिल्कुल अलग था, लेकिन तब भी बीजेपी ने, चाहे वो बिहार हो या फिर आपका महाराष्ट्र हो या पंजाब हो, इन तमाम राज्यों में उसने गठबंधन किए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई पहली बार ये गठबंधन के साथ, मैं नहीं कह रहा हूं, गठबंधन की राजनीति इस देश में सफलतापूर्वक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने की है। तो कांग्रेस तो पहले गठबंधन के खिलाफ रही है, कांग्रेस ने तो बीजेपी से सीखा गठबंधन की राजनीति को। तो इस मामले में बाकायदा पचमढ़ी का उनका एक पचमढ़ी रेजोल्यूशन के बाद उन्होंने किया। तो मैं कह रहा था कि ये जो गठबंधन की राजनीति है बीजेपी ने शुरू की थी, लेकिन इधर 2014 के बाद से बीजेपी ने एक तरह से खास करके कोई एक नैरेटिव बनाना शुरू किया था कि अकेले मोदी, बाकी सब एक तरफ, और एक तरह से उनका कहना था कि सारे चोर एक तरफ और एक चौकीदार के खिलाफ। इस तरह से, मतलब जो राजनीतिक भाषा में, शब्दावली में कहने की बात, ये सारे दागी आप कह सकते हैं, अगर चोर शब्द थोड़ा ठीक ना हो, तो वो एक बनाने की कोशिश की थी। लेकिन ये सच्चाई जो भी ग्राउंड राजनीति जानता है कि इस देश में चुनाव हमेशा सामाजिक समीकरणों के आधार पर लड़े जाते हैं। 2014 में भी बीजेपी ने बड़ी खूबसूरती के साथ, ये सिर्फ पार्टियों का अलायंस नहीं है विनोद जी, जो आप बात कर रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं कि पार्टियों का अलायंस नहीं है, ये सामाजिक गठबंधन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हर प्रदेश में आप अगर 2 पार्टियों के नाम लेंगे तो वहां पर वो गैर यादव ओबीसी पार्टियां हैं। आप अगर महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो मराठी मानुस की बात करने वाली पार्टी वहां पर है। ये देखिए पार्टियां सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं। AIDMK का भी एक जातीय जनाधार है, सामाजिक जनाधार है, तो अकालियों का एक सामाजिक जनाधार है। मैं विनोद जी उसको लेकर के हम आगे चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ हैं और हमारे साथ इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर एडिटर शुभांगी जी भी जुड़ गई हैं मुंबई से। शुभांगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। आपने आज सामना में क्या पढ़ा? आज फिर से एक बार नरेंद्र मोदी सरकार को क्या आलोचना की गई या फिर कुछ तारीफ भी की गई है? कल ही गठबंधन का अनाउंसमेंट हुआ है, कुछ सामना की बोली बदली है या वैसी ही है? शुभांगी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। शुभांगी जी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो मेरा सवाल था कि सामना जो कि शिवसेना का मुखपत्र है, आज क्या उसमें कुछ अलग बातें कही गई हैं, जो अभी तक बातें कह रहे थे वो उससे कुछ फर्क आया? नहीं, ऐसे है कि सामना में जो आज छप के आया है वो थोड़ा सा क्रिटिकल स्टैंड उनका अभी भी बरकरार है। पर कल का जो डेवलपमेंट हुआ है शिवसेना और बीजेपी में जो अलायंस हो गया है, तो ये मुझे लग रहा है एकदम फाइनल डिसीजन है। अभी उनको जो पॉइंट ऑफ रिटर्न की जो बात है, बैक ट्रैक उनको जो करना है तो वो धीरे धीरे करेंगे। जैसे उनका अगर आप पिछले हफ्ते अगर पूरा सामना का अगर रुख अगर देखेंगे तो उसमें उनका जो अलायंस होने के पहले 4 दिन बिल्कुल थोड़ी सी एक पीस या ट्रूस उन्होंने एक डिक्लेयर कर लिया था। तो कहीं ना कहीं जो डिस्कशंस, बैक चैनल्स डिस्कशन हो रहे थे, वो सिर्फ कल और परसों की बात नहीं है। ये काफी 2-3 महीने पहले से ये डिस्कशन शुरू है। उनका एक गुड कॉप बैड कॉप की उनकी रणनीति है, स्ट्रैटेजी ऐसे है कि संजय राउत जो है सीनियर MP है, वो एक एग्रेसिव स्टैंड है, पोस्चरिंग लेते हैं। पर बाकी उनका जो बैक ट्रैक टू चैनल जो है, बाकी जो कुछ लीडर्स हैं, वो उन्होंने बीजेपी के साथ एक कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन उनका बरकरार था। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही वेल कैलकुलेटेड डिसीजन था अलायंस करने का। और कहीं न कहीं उनको ये था कि अगर कांग्रेस NCP अगर अलायंस करती है तो शिवसेना और बीजेपी के लिए देयर वाज नो अदर ऑल्टरनेटिव, उनके लिए कोई पर्याय ही नहीं था। उनको अगर अलायंस नहीं करते तो ये जो है उनका जो वोट डिवीजन हो जाता, वो वोट डिवीजन में दोनों की हानि होती। और मुझे लग रहा है शिवसेना का जो डैमेज होता वो ज्यादा होता, क्योंकि शिवसेना के पास अगर आप देखेंगे तो एक ऑपोजिशन का भी रोल उन्होंने प्ले किया और सरकार में रह के एक गवर्नमेंट को एक समर्थन का भी एक रोल किया। तो अगर वो इस अलायंस से मुकर जाते तो उनके लिए लोगों के सामने क्या कहने के लिए कुछ भी नहीं रहता था। तो मुझे लग रहा है ये वोट डिवीजन को उन्होंने बरकरार किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलवामा टेरर स्ट्राइक जो हुआ है, उससे शिवसेना को एक सेफ पैसेज, या हम कह सकते हैं कि फेस सेवर मिल गया। एक नेशनल इशू को सामने रख के कि हम लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, हमने जो भी हमारे डिफरेंसेस है, डिस्प्यूट्स थे, वो हम भुलाकर हम अभी इकट्ठे चुनाव लोगों के सामने जाएंगे। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी विनोद जी को चर्चा में आना चाहूंगा। काफी महीनों से तकनीकी समस्या है, आवाज हमारी पोस्ट में तो दिक्कत हो रही है, लेकिन विनोद जी मैं आपसे ही जानना चाह रहा था कि
जी शुभांगी, एक मिनट, विनोद जी से मैं पूछना चाह रहा था। विनोद जी, जो बात शुभांगी कह रही है कि शिवसेना को ये लगा कि शायद अकेले लड़ने से हमारा नुकसान हो सकता है, खासतौर से जो उनके सांसद थे उनके भीतर से आवाज आई, उनका भी एक दबाव था, ये भी एक बड़ी वजह थी। अखिलेश, उत्तर भारत में कहावत है कि मुझको कोई और नहीं, तुझको कोई ठौर नहीं। तो शिवसेना और मराठी में भी एक कहावत है, अब मराठी तो मुझे नहीं आती। नहीं, मराठी में भी एक कहावत है, कहते हैं कि आपके बिना हम रह नहीं सकते और आपके साथ हम रह नहीं सकते। हाँ, वो कहावतें सब एक दूसरे से मिली जुली है, भाषा का फर्क है। तो शिवसेना और बीजेपी की स्थिति वही थी महाराष्ट्र में, और जैसा शुभांगी कह रही है बिल्कुल मैं सहमत हूं कि एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन से एक दबाव बना दोनों के ऊपर कि अगर अलग अलग लड़ेंगे तो उनका बहुत जबरदस्त नुकसान होगा। तो ये दबाव निश्चित रूप से बना। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सहनशीलता की तारीफ करूंगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कायदे से पॉलिटिकल टॉलरेंस का एक जबरदस्त उदाहरण पेश किया है कि जिस शिवसेना ने और उनके नेताओं ने क्या नहीं कहा। नहीं, जो अविश्वास प्रस्ताव में गैर हाजिर रहे नहीं, और जो राहुल गांधी का नारा है चौकीदार वाला, वो खुद उद्धव ठाकरे ने लगाया अपनी जनसभा में, सांगली की जनसभा में। तो आप देखिए कि उसके बावजूद उन्होंने गठबंधन किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक उदाहरण पेश किया है कि आप अपने सहयोगी दलों के साथ किस तरह सहनशील आपको होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का एक वो है। दूसरी बात, उसके अलावा चारा भी क्या था बीजेपी के पास? यही मैंने कहा, अगर ये आप नाराज होते तो शिवसेना अगर अलग होती तो आपकी महाराष्ट्र में सरकार गिर जाती। इसी आप देखिए, महाराष्ट्र में सिर्फ शिवसेना के साथ ही नहीं, आप उत्तर प्रदेश में राजभर जी भी कोई पीछे थोड़ी रहे उद्धव ठाकरे से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने में। लेकिन आज राजभर जी को मना लिया गया, मान गए वो। अनुप्रिया पटेल ने तेवर दिखाए, उनको मान लिया। नीतीश कुमार ने बीजेपी से 5-6 सीटें छुड़वा ली। तो कुल मिलाकर के इस समय बीजेपी जिस तरह से अपने सहयोगियों के आगे नरम रुख अपनाए हुए है। आप 2014 की बीजेपी देखिए और 2019 की बीजेपी देखिए, कितना फर्क आ गया है। 2014 में अपनी शर्तों पर रामविलास पासवान से समझौता हुआ था, अपनी शर्तों पर उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटें दी गई थी। तो कुल मिलाकर के ये एक फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया है कि जो सामाजिक और राजनीतिक समीकरण जिसके मजबूत होंगे 2019 का चुनाव उसके हाथ में जाएगा। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के महागठबंधन पर। हमारे साथ शुभांगी जी जुड़ी हुई हैं, साथ ही हमारे साथ विनोद जी भी हैं। लेकिन शुभांगी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि क्या जनता महाराष्ट्र की इसको स्वीकार करेगी कि आप साथ भी रहते हैं, लड़ते भी हैं, फिर साथ आ जाते हैं? क्या आप जनता को ये कन्विंस कर पाएंगे? देखिए, यहाँ महाराष्ट्र में अगर हम पिछले 4-4.5 साल में जितने भी चुनाव हुए हैं, ऐसे कई मौके ऐसे या ऐसे प्रसंग आए हैं कि जहां शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर विरोध में रही और दोनों की अच्छी खासी सीट्स आई हैं। तो ये एक आप बोल सकते हैं कि मेथड इन मैडनेस भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़के दोनों ऑपोजिशन और रूलिंग की स्पेस ले लेते हैं। जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस जी की जो लीडरशिप है वो आज की तारीख में सबसे बहुत मजबूत लीडरशिप है महाराष्ट्र में। तो शिवसेना के लिए जो स्पेस है, एक पॉलिटिकल स्पेस जो है वो बीजेपी ने अंडर द लीडरशिप ऑफ देवेंद्र फडणवीस ले ली है। तो शिवसेना जब एग्रेसिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एनसीपी का वो एक स्पेक्ट्रम से उनको बिल्कुल पीछे ढकेल देती है। तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का भी एक मुद्दा हो सकता है। अब अलायंस की अगर हम बात करें तो अलायंस में शिवसेना के ऊपर बहुत प्रेशर था। उनके जितने भी 18 सीटिंग एमपीज थे और 63 एमएलएस जो हैं, उन्होंने मेजॉरिटी ने ये कहा कि हमको अलायंस चाहिए क्योंकि हम अकेले नहीं जा सकते हैं चुनाव में। और एक हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। विनोद जी, मैं जाते जाते सिर्फ आप मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जो शुरुआत में मैंने बात कही थी, आपको लगता है कि गठबंधन कौन सा होगा चुनाव से पहले ये मैटर करेगा? नतीजे आने के बाद अगर त्रिशंकु संसद बनती है, ये सबसे बड़ी पार्टी कौन सी होगी मैटर करेगा? इसमें थोड़ा सा पेच अखिलेश ये है कि चुनाव पूर्व गठबंधन आमतौर पर माना जाता है, चुनाव पूर्व गठबंधन को ये एक इकाई माना जाता है और उसमें जो सिंगल लार्जेस्ट होता है उसको मौका दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि चुनाव पूर्व गठबंधन सिंगल लार्जेस्ट है और उसकी लीड पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट है, तो ये एक पेंच उसमें फंसेगा। उसमें राष्ट्रपति जी को निर्णय लेना होगा कि किसको बुलाएं।
और इस तरह का उदाहरण, ये काल्पनिक प्रश्न है, काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन स्थितियां आ सकती हैं कि या तो मैं 2 स्थितियां बताऊंगा संक्षेप में। 1996 में जब वाजपेयी जी के नेतृत्व में छोटा सा गठबंधन था और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी, और 2004 में कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई थी, 5 सीटों से खाली ज्यादा थी बीजेपी से, और इसलिए उसको मौका मिल गया था चुनाव। यूपीए 2 बाद में बना था, मतलब लेफ्ट और सारे बाद में सपोर्ट में आए थे। उनके साथ गठबंधन की पार्टियां थी, गठबंधन पार्टियां थी और गठबंधन में उनका ज्यादा था। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस तरह की स्थितियां आती हैं, तब राष्ट्रपति भवन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये एक दिलचस्प बात रहेगी। और जैसा हमने कहा है कि एक तरफ बीजेपी का महागठबंधन है तो दूसरी तरफ यूपीए का महागठबंधन है। अब देखना होगा कि इस महागठबंधन में से मिशन 2019 में कौन कामयाब होता है। शुभांगी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिशन 2019 में इतना ही। देखते रहिए NITV।